है या दक्षिणायन में? सर दक्षिणायन में हुआ है। अच्छा, और लोग बताइए जी। मैं अभी एक क्लास के बाद बात करता हूँ, फिर बताता हूँ जी। एक ने बोला दक्षिणायन, बाकी लोग बताइए उत्तरायण या दक्षिणायन? नंबर बाय नंबर आपके सामने कुंडली शो हो रही है। समझ नहीं आ रहा ये रुचि कैसे जी बताइए। बताएंगे? गुरुजी मुझे नहीं आ रहा। तो नहीं तो आप है ना, आपके सामने क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि यदि सूर्य तुला राशि में स्थित है या तो जन्म, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है तो जन्म दक्षिणायन होगा या उत्तरायण। आपके सामने ऐसे फिलिंदा, मतलब आपके मल्टीपल क्वेश्चन या ट्रू फॉल आएंगे, तब आप क्या करोगे वहां पे? तो आपको एक आंसर तो कुछ देना तरीका पड़ेगा, क्या यस है? नो। तरीका तो बाद में बताएंगे, पहले बता चुके हैं, गुरुजी दोबारा बताएंगे। पहले आपको फेल करेंगे, बाद में बताएंगे। बोलिए रुचि जी, आप बोलिए उत्तरायण के दक्षिणायन? गुरुजी आई थिंक उत्तरायण में होगा, स्टार्टिंग 15 से। उत्तरायण हुआ है। ओके, और यशराज का हुआ दक्षिणायन। ठीक है, दिव्यांश? सर उत्तरायण में हुआ। उत्तरायण। और अनीता जी? सर दक्षिणायन। दक्षिणायन। और आरती? आरती सर शर्मा? दक्षिणायन। सर दक्षिण दक्षिणायन। दक्षिणायन। हाँ, और कौन जुड़ा हुआ है? 5 ही लोग हैं ना, और किससे नहीं पूछा मैंने? गुरुजी आया समझ, गुरुजी दक्षिणायन होगा, आया समझ थोड़ा। आ गया? हाँ जी, थोड़ा आया। ओके, अच्छा अंकित जी जुड़े हुए हैं। अंकित जी कौन सा आयन होगा? जी सर वो देखा नहीं मैंने अभी। ओके, चलिए आप रहने दीजिए। कब का जन्म है गुरुजी, महीना? तुला राशि का सूर्य है। तो देखिए, दक्षिणायन होगा तो क्यों होगा, और उत्तरायण होगा तो क्यों होगा। अभी यशराज ने, अनीता जी ने और आरती ने दक्षिणायन बोला। रुचि जी ने पहले उत्तरायण बोला था, बाद में दक्षिणायन कर दिया। दिव्यांश, तुम बदलना चाहते हो क्या? 4 लोग दक्षिणायन में चले गए। सर मैं बदलूंगा नहीं यार, गलत भी होगा तो उत्तरायण ही रहेगा। देखिए, उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और सबमिट करने से पहले आपको मौका दिया जाएगा कि आप उसका आंसर बदल सकते हैं, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो। हाल क्या सबमिट नहीं होगा, मतलब आपने सारे निशान लगा दिए कि ये इसका ये है, इसका ये है, तो आप दोबारा चेक करेंगे, तीसरी बार चेक करेंगे, जब आप लास्ट में सबमिट कर देंगे तभी 50 क्वेश्चन सबमिट होंगे। तो मान के चलिए अभी आपका एक क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ है, आपको लगता है कि मुझे बदलना है तो बदल सकते हैं। जैसे रुचि जी ने बदल दिया, दक्षिणायन कर दिया। अब बताओ तुम बदलोगे क्या? जी सर दक्षिणायन ही रहेगा। बदल रहे हो? जी। अगर बदल दोगे तो 1 नंबर तुमको मिल जाएगा, अगर नहीं बदलोगे तो 0 हो जाएगा। बदल रहा हूँ सर। हाँ, अब बताओ क्यों बदला तुमने? सर मैंने फिर उसके दिशाएं देखी थी, कौन सी दिशा में स्थित है, तो उससे दक्षिणायन आ गया। नहीं, उससे नहीं आता, नहीं ये गलत गुरुजी, तरीका है। मैंने ऐसे सोचा था, आपने बताया था ना 15 वो मेष में प्रवेश करते हैं सूर्य 15 जनवरी 15 को, तो जनवरी। उससे कैलकुलेट करके मैंने फिर बदला है। बहुत बढ़िया, आपने सही काम किया। और यशराज, आपने कैसे बताया? सर मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक के बीच में उत्तरायण हो जाएगा, और फिर बाकी में हाँ। दक्षिणायन। तुला राशि यानी अक्टूबर का जन्म है, अक्टूबर 17 अक्टूबर के बाद का, तो दक्षिणायन में ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यशराज ने जो बोला, रुचि जी ने जो बोला, वो परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी कि
कि जब सूर्य मकर से प्रारंभ होते हैं तो उत्तरायण होता है, और जब सूर्य कर्क राशि में आ जाते हैं और कर्क से मकर तक आते हैं तो दक्षिणायन होता है। तो कर्क राशि की संक्रांति से दक्षिणायन हो जाएगा और मकर राशि की संक्रांति से उत्तरायण हो जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला अब बदल गया है। अब धनु राशि के 8 अंश के बाद उत्तरायण चालू हो जाता है, यानी 22 दिसंबर से उत्तरायण आ जाता है और उधर 22 जून से दक्षिणायन आ जाता है, जब से हमने अयनांश पद्धति को अप्लाई किया है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर जो है वो दक्षिणायन ठीक है। और इसको कंफर्म करने के लिए इसी कुंडली में यहाँ पर जब इसका यहाँ पर ये चार्ट है, यहाँ पर इसमें लिखा होगा दक्षिणायन। ये लिखा है दक्षिणायन। ठीक है, अब ये बताइए कि इसका जन्म किस तिथि का होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जातक का जन्म किस तिथि का होगा। सर अमावस्या से 1 या 2 दिन के बाद का जन्म होगा। अच्छा ठीक है, यानी शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष। सर चंद्रमा दूर जा रहे हैं ना अभी, तो ये सर शुभ ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं सर, तो ये कृष्ण पक्ष में जाएंगे। कृष्ण पक्ष में जाएंगे। कृष्ण पक्ष लिख दूं? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक सेकंड थोड़ा देख लूं इसको। बिल्कुल देख लीजिए। सभी लोग बताइए जातक का जन्म कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का, और अनुमानित तिथि क्या है। जैसे इन्होंने कहा प्रतिपदा या द्वितीया, शुक्ल पक्ष की लगभग द्वितीया। अब मैं आपका आंसर मान लेता हूँ शुक्ल पक्ष की द्वितीया S2। जी सर, आपका S2 मान लेता हूँ, जैसा कि आपने कहा शुक्ल पक्ष की द्वितीया। बाकी लोग बताइए कि ये शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष है सर, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। अच्छा ठीक है, आपका भी S2 लगा देता हूँ। बाकी लोग बताइए, रुचि जी, अनिता जी, आरती जी। सर S2 मुझे K2 तो ये अमावस्या लग रहा है। अमावस्या लग रहा है, और तो अमावस माने कृष्ण पक्ष हो गया जी। अच्छा, और आरती नहीं पता आरती सर। तो कुछ तो लगा दो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ तो बोल दो। रुचि जी। गुरुजी नहीं बता पा रही है तो मैं। ओके, आप ध्यान रखना, जब ग्रह 0 से 180 डिग्री के अंदर हो तो वह कौन सा पक्ष होगा। कृष्ण पक्ष होगा। कृष्ण। जब वो 180 से बाहर जाएगा तो वो कौन सा पक्ष होगा, वो शुक्ल पक्ष होगा। ठीक है, तो ये अभी 360 पे आया था, अब यहां से ये आगे बाहर निकल रहा है, तो ये अब शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ रहा है। सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा होती है। क्या होती है। सूर्य चंद्रमा आमने सामने पूर्णिमा होती है, और सूर्य और चंद्रमा जब पास पास होते हैं तो अमावस होती है। क्या होती है, अमावस। हाँ, चंद्रमा तेज चलता है इसलिए चंद्रमा आगे निकलेगा, सूर्य नहीं। सूर्य तेज चलता है कि चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, अर्थात जब चंद्रमा यहाँ रहा होगा तब अमावस रही होगी, और चंद्रमा इससे जैसे ही बाहर गया है, इसका मतलब प्रतिपदा या द्वितीया या तृतीया भी हो सकती है, क्योंकि 2.25 दिन यहाँ व्यतीत करेगा, फिर 2.25 दिन के बाद का जो समय आएगा तो यानी तृतीया तिथि हो सकती है। तृतीया तिथि हो सकती है। ठीक है, तो द्वितीया या तृतीया यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, क्योंकि 2.25 यहाँ निकल जाएगी अमावस के साथ,
तो यहाँ पर आगे की सवा दो यानी 4.5 तिथि इसके अंदर होंगी। ये 12 भाव है, 12 खाने हैं, इसमें चंद्रमा को चलना है और 12 ढाम 30 यानी कि एक भाव में 2.5 तिथि निकलेगी। एक भाव में कितनी तिथि निकलेगी? 2.5 2.5। तो 12 भावों में 2.5 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो 30 तिथियां होती है कि नहीं? जी सर। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अगर चंद्रमा सूर्य एक साथ है तो आप अमावस लिखिएगा, अगर चंद्र सूर्य आमने सामने है तो आप पूर्णिमा लिखिएगा, अगर सूर्य से चंद्रमा आगे जाता हुआ दिख रहा है तो आप शुक्ल पक्ष बताइएगा, और अगर सूर्य से पहले आपको चंद्रमा दिख रहा है यानी कि ये सूर्य की 7वीं राशि से आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे सूर्य है तो इसका 7वां भाव कौन सा हो गया? ये हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां भाव हो गया। अब 7वें भाव से आगे जैसे ही बढ़ेगा वो सब कृष्ण पक्ष हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके कि नहीं आई? किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। सही सर। हाँ, तो इसका आंसर है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, क्योंकि आज की तिथि क्या है? तृतीया तिथि है सर, कल दूज थी। ये आज ही की कुंडली है। अच्छा ठीक है ना? जी आज की तिथि भाई, अभी तुला के सूर्य चल रहे हैं ना, जी जी सर। अमावस निकली है, 3 दिन बाद अपन आ गए, आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है। जी। चलिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि इस कुंडली में कितने ग्रह जल राशियों में स्थित हैं? दो ग्रह हैं सर। जल्दी जल्दी सब लोग बोलिए। जल दो ग्रह राशियों में होंगे कितने सर। ग्रह? 2। रुचि जी 2, जी सर 2। यशराज 2, दिव्यांश, सर 2। अनीता जी, जी सर 2। आरती, सर 2। हाँ। तो जल राशि कौन सी होती है? 4, 8, 12। तो आपको जैसे ही वो बोले तो आपको जल राशियों पे कर्क, वृश्चिक या मीन पर फोकस करना है और आपको बताना है। अब आपसे वो पूछ सकता है कि शूद्र राशियों में कितने ग्रह हैं? बताइए। सर 3 ग्रह हैं। शूद्र 3 ग्रह। सर 3 ग्रह हैं व्यास सर। ने बोला। रुचि जी सर 3 ग्रह। 3, अनीता जी, आरती जी 3 ग्रह हैं सर। 3, यशराज 3 ग्रह हैं सर। 3, आरती। 3 ग्रह सर। अच्छा, कोई बताएगा कि इसमें शूद्र राशि कौन सी है? सर 3, 7, 11। 11। बहुत बढ़िया, 3, 7, 11। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आएगा, चर राशियों में कितने ग्रह स्थित हैं? चर राशियों में कितने ग्रह स्थित हैं? 5 ग्रह हैं सर। 5। रुचि जी जी एक ही मिनट। अनीता जी जी 5। आरती सर 5 ग्रह। दिव्यांश 5 ग्रह हैं सर। ओके। रुचि जी कंफर्म हो गया? हाँ जी सर, बोला मैंने 5। 5, क्योंकि चर राशियां कौन सी होती हैं? जी मेष, तुला, कर्क, मकर। हाँ, 1, 4, 7, 10 और इसमें 5 ग्रह। अब फलित की दृष्टि से पूछें, अगर चर राशि में अधिक ग्रह हो तो जातक का क्या फल कहेंगे आप?
सर जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति होगी, हर चीज को जल्दबाजी में करने वाला उसका स्वभाव होगा। ओके, और कोई कहेगा? सर वो एक जगह टिक नहीं सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता है और चल चल के काम करेगा, मूवेबल काम करेगा, सेल्समैन बन सकता है, ऐसा जाता है। गुरुजी वो आपने बताया था ना बहिर प्रकृति। हाँ, सबसे अच्छी बात है, तब सबने सही कहा। मूल बात वही है, मूवेबल होगा, वो एक जगह बैठेगा नहीं, उसे चलने फिरने के काम ज्यादा पसंद होंगे, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। चर वाला हमेशा एक्टिव रहेगा, और ज्यादा अगर एक्टिव होने से कई बार नुकसान ये हो जाता है कि वो सोचेगा नहीं और काम करने लग जाएगा, क्योंकि कुछ स्थिर हो और कुछ चर हो। तो फायदा ये होता है कि कुछ देर बैठ के पहले प्लान करे कि मुझे कौन सा काम कैसे करना है, और फिर वो काम को करे, तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर सारे ग्रह चर हो जाएं तो व्यक्ति चलते चलते ही प्लान भी करता रहेगा और काम भी करता रहेगा, तो कई बार क्या होता है कि एक साथ दोनों काम करने से जीभ कट जाती है। जीभ कब कट जाती है हमारी जीभ कब कट जाती है? सर जल्दी जल्दी खाने से। जब हम खाते भी और बोलते भी। इतना खाते में बोलो मती, ऐसा कहते हैं ना। या तो ज्यादा स्वादिष्ट चीज हो तो जल्दबाजी में खा जाए तो कट जाती है, ऐसा भी होता है। कोई का अनुभव है कि नहीं किसी का? यशराज जी सर। ऐसा होता है ना? हाँ, इस तरीके के अनुभव हम लोग देखते हैं। उंगली कट जाएगी खाते में, अपन बात करते करते वो माला पड़ा अपनी उंगली को ही काट गए। तो ऐसा कहना का चर वाले के साथ कभी कभी वो उसका नुकसान ज्यादा एक्टिव होने से हो जाता है। वैसे चर होना अच्छी बात है, क्योंकि जहां तक आलसी प्रवृत्ति का कम है। इस कुंडली में कौन सा योग बन रहे हैं? कोई 5 योग बताइए। पहला योग बताएंगे रुचि जी। गुरुजी सुनपा बन रहा है शुनफा बन रहा है, जी, अनफा भी बन रहा है गुरुजी, क्योंकि दोनों अनफा भी बन रहा है, और गुरुजी एक सूर्य से भी बन रहा है, ये चंद्रमा उनके 12वें में है, तो वैसी हो जाएगा। ओके। नहीं नहीं तो आपने कहा कि नहीं होगा बेसी बन नहीं रहा होगा है, गुरुजी, अनफा नहीं शुनफा गुरुजी बन रहा नहीं है। बनेगा, सूर्य से नहीं बनेगा गुरुजी, सूर्य से नहीं बनेगा, समझ लीजिए। अच्छा, अनफा शुनफा बन रहा है, और कोई बन रहा है? गुरुजी दूरधरा हो गया ना, चंद्रमा के दोनों तरफ है तो दूरधरा तो ही दूरदरा बन रहा है, तो अनफा शुनफा भी बन रहा है। नहीं बनेंगे। हाँ सर गुरुजी दूरधरा ही कहलाएंगे। अच्छा, यशराज। सर शश नामक महापुरुष योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, और दुर्धरा योग बनेगा। सर चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह बैठे हैं जी, और सूर्य के आगे तो चंद्र केतु हैं, तो उनको गिनते नहीं है सर, ये योग बनेंगे। ओके। जी। तो आपने 3 बताए। आपने दुर्धरा, शश और बुधादित्य 3 बताए। जी सर। और कोई योग जो आपको इसमें लगता हो? किसी को नहीं लग रहा? सर फिर छोटे छोटे योग बन जाएंगे, जैसे मंगल बुध की युति होती है तो व्यक्ति दिमाग और बल दोनों का बराबर प्रयोग करता है। सूर्य मंगल की युति व्यक्ति को पराक्रमी बनाती है सर, तो ये बन जाएगा। चलिए चंद्र आगे की के जो है, जो अभी ग्रहण योग इस क्लास के नहीं है, इस क्लास के नहीं है। तो ग्रहण योग बन जाएगा। बाकी लोग देखें कि योग बन रहे हैं कि नहीं। इन्होंने 3 योग निकाले, रुचि जी ने भी बताया। अच्छा, ये बताइए, जब अनफा बनेगा और सुनफा बनेगा और दुरुधरा बनेगा, तो क्या हमें अनफा सुनफा को भी भूलना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं सर वो क्योंकि जब कोई बड़ा योग बन जाएगा, उससे ऊपर की कैडर वाला बन जाएगा, तो नीचे वाले योग समाप्त हो जाएंगे। पहले आप 4th ग्रेड पर कोई व्यक्ति काम करता है,
लेकिन अब वो थर्ड ग्रेड पे चला गया तो उसकी फोर्थ ग्रेड समाप्त हो गई, और अगर वो सेकंड ग्रेड पे चला गया तो उसकी थर्ड ग्रेड समाप्त हो गई, और अगर वो फर्स्ट ग्रेड पे चला गया तो उसकी थर्ड ग्रेड खराब हो समाप्त हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? जॉब में ऐसा होता है ना? तो यहाँ पर भी योगों में ऐसा होता है कि अगर ऊपर का योग मिल रहा है, इससे ऊपर का कैटर मिल रहा है, तो नीचे के योग की गणना नहीं होगी। तो यहाँ पर केवल दुरुधरा बोलेंगे, आप अनफा सुनफा नहीं बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य से अगर चंद्रमा योग बना रहा है तो उसे नहीं लेंगे, और चंद्रमा से यदि सूर्य योग बना रहा है तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में योग बनाते हैं, ये किसी को योग बनाने में सहयोग नहीं करते। लग्न से या चंद्रमा से 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो कौन सा योग होता है? अमल योग होता है। तो क्या इस अमल कुंडली योग। में, तो क्या इस कुंडली में है? गुरुजी बुध बन बैठे रहा है, तो मंगल और बुध बैठे हैं। मंगल शुभ ग्रह है? बोला नहीं नहीं जी। हाँ, नहीं, तो फिर बुध। आप मंगल को नहीं बोलिए। गुरुजी पर मंगल और बुध साथ में तो चलेगा, मतलब हम मानेंगे वो। देखिए रुचि जी, अगर आप मंगल बुध की युति की बात कर रही है तो चलेगा, अगर आप अबला योग बोल रही है तो केवल आपको ये बोलना है कि लग्न से दशम में बुध है, इसलिए अबला योग बन रहा है। सिर्फ शुभ ग्रह को देखना है सर हमें, मतलब। केवल शुभ ग्रह, अभी उसकी परिभाषा ही वही है, लग्न से या चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो अमल योग होता है, अबला योग होता है। तब आपको केवल उतनी ही बात करनी है। जी, मतलब मंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी, हमको सिर्फ उसकी योग। मंगल सूर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखिए, जब हम उसको योग को डिफाइन करेंगे तब पड़ेगा फर्क, कि आप बात करेंगे क्या इसका अमला योग फल दे रहा है, तब आपको कहना पड़ेगा कि इसके अमला योग फल पूरे तरह से नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ मंगल भी है पाप ग्रह से। अब बुध जो है पाप ग्रह के साथ हो गया, तो पाप ग्रह के साथ हो गया तो बुध क्या हो गया? शुभ हो गया क्या शुभ? शुभ। अशुभ। पाप क्योंकि चंद्रमा और बुध का नियम क्या है? जे वैसे शुभ ग्रह माने गए हैं, लेकिन चंद्रमा यदि पक्ष बली न हो तो अशुभ हो जाता है, और बुध अगर पाप ग्रहों के साथ हो तो वो शुभ हो जाता है। तो अब किसके बुध साथ को क्या हो गया? बुध मंगल के साथ, सूर्य के साथ होने से क्या हुआ? बुध के अंदर जो है मंगल के कारण जो शुभता थी वो खत्म हो गई। तो ये दिख रहा है कि अमला योग है, लेकिन ये अमला योग जैसा उसका फल होना चाहिए उस परसेंटेज में वो फल नहीं देगा। यशराज, यस सर। सही है ना? जी सर तो सही है। आप, हाँ, आप उन, अब जैसे क्या इस कुंडली में गुरु अच्छे फल देगा? फल तो अच्छा ही नहीं देंगे सर, सर। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? नीच राशि में नीच राशि में, और शनि के साथ भी है। शनि के साथ है। शनि किन चीजों का कारक है? शनि सर दुख का कारक है, सेवकों का कारक है, और परेशानियों का कारक है, निम्न वर्ग के व्यक्तियों का है। गुरुजी सुनाई नहीं दे रहा। गुरुजी माइक बंद है आपका, सुनाई नहीं दे रहा। फोन आया है ना उनका। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? मेरा थोड़ा कॉल आ गया। गुरुजी बुध आदित्य योग भी बन रहा है ना उधर? पुराने जो बन रहा है, यशराज ने बोला था अभी, बिल्कुल। हाँ, तो गुरु शनि के बारे में बात सर- कर रहे थे। हाँ जी। सर इसमें केमद्रुम योग भी बन रहा है? केमद्रुम योग बन रहा है? कैसे बन रहा है? सर ये चंद्रमा से चौथे और 10वें में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग बनता है। अच्छा, चंद्रमा से चौथे और 10वें में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। यशराज, सर चंद्रमा के यशराज आगे ग्रह ना हो और चंद्रमा अकेला हो तब केमद्रुम योग बनता
सकता है। हाँ, आगे पीछे कोई ना, दूसरे और ये बाद चौथे में। दसवें का फॉर्मूला कहीं है क्या जो मैडम ने बोला? नहीं है सर सर मेरे ये, को एक बुक में दिखाई दिया सर, इसलिए ये देखकर ही बोला मैंने। तो गजकेसरी अभी योग है होता है। वो बुक है अभी आपके पास? जी सर, पेज नंबर 231 पर कुछ विद्वान ज्योतिषों का कहना है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि चंद्रमा से चौथे और 10वें में कोई ग्रह ना हो तो केंद्र योग बनता है। ओके, और उन्होंने दोनों केंद्र ले लिए, सीधी बात है, चौथा भाव ले लिया, 10वां भाव ले लिया, उस चंद्रमा को लगन बना लिया। भाई चौथा भाव सुख है, 10वां भाव कर्म है। देखिए योगों की बात करें तो योग तो हमारी कुंडलियों में 3000 प्रकार से बनते हैं, लेकिन ये योग एक वेरीफाई योग नहीं है, जिन लोगों ने बाद में बनाया है अपने मन से, जो आपने बोला है। एक्चुअल में केंद्रों योग की परिभाषा वही है जो अभी ये लोग बोल रहे थे कि चंद्रमा के अगल बगल यदि कोई ग्रह नहीं है, 12वें में और दूसरे में, तभी केंद्रम योग कहा गया है। ठीक है, तो ठीक है, वो परिभाषित करने के लिए वो भी एक तरीका अच्छा है कि चंद्र लग्न में यदि दशम और चतुर्थ खाली है, तो दशम और चतुर्थ खाली है, इसका मतलब उसके दोनों केंद्र खाली हो गए, तो उसको बहुत अच्छा नहीं होगा। किसी भी कुंडली के बारे में कहा गया है कि अगर कुंडली के केंद्र खाली हो तो उसके फलों में कमी आती है। कितने लोगों को पहले से ज्योतिष आता है, उनमें से कोई बताए कि ये बात सही है कि गलत? सर ये जी बिल्कुल सर सही है। खाली हाँ, तो संघर्ष बढ़ केंद्रों जाता में है। कोई ना कोई ग्रह होने चाहिए, केंद्र त्रिकोण खाली नहीं हो तो ज्यादा अच्छा होता है। अब इस कुंडली में केंद्रों में ग्रह है, भले ही 2 केंद्रों में है। हमने माला योग आदि पढ़े थे, वो भी आपने पढ़ा हो शायद। तो अगर लगातार 4 भावों में ग्रह हो, ऐसा कौन सा योग है जो लगातार 4 भावों के लिए लिखा हुआ है उसमें? चतुस्सागर राजयोग होता है, जन्म कुंडली के हाँ, चारों में केंद्र के ग्रह हो तो चतुस्सागर राजयोग बनता है। चतुष्सागर। तो ऐसे करके आपको देखना है। अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन से 2 भाव हैं जिनके ग्रह आपस में युति कर रहे हैं? सर 6वें और 8वें भाव के अधिपति की युति है, 8वें और 9वें भाव के अधिपति की युति है, सूर्य बुध साथ की। ही साथ जी साथ ही साथ अष्टमेश और लाभेश की युति है, अष्टमेश और चतुर्थेश की युति है, हम्म, पराक्रमेश और लग्नेश की युति है, धनेश और आपके पराक्रमेश की युति हो रही है, और 12वें भाव का अधिपति भी गुरु है, तो वो भी कह देंगे कि लग्नेश के साथ द्वादशेश की युति बनी हुई है यहाँ पे। ठीक। जी ये देखें कि इस कुंडली में पंचम भाव को कितने ग्रह देख रहे हैं? कुंडली में पंचम भाव को कितने ग्रह देख रहे हैं? 3 ग्रह देख रहे हैं सर, 3 ग्रह देख। 3 कौन कौन है? गुरु, चंद्रमा और मंगल। अच्छा, अनिता जी, आरती, रुचि जी, पंचम भाव को कितने ग्रह देख रहे हैं? सर मुझे समझ भी नहीं आ रहा। दृष्टि नहीं मालूम आपको? दृष्टि कंफर्म। अच्छा, दृष्टि का सिद्धांत बताया ना कि सभी ग्रह सप्तम भाव अपने भाव से जहां बैठते हैं वहां से 7वें को देखते हैं, ये तो बताया था ना हमने। जी 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 7वें को देखते हैं, और उसके बाद जी। तेज दृष्टि गुरु के पास है, शनि के पास है, मंगल के पास है। तो चंद्रमा की दृष्टि 5वें भाव पे आ रही है कि नहीं आ रही? 7वीं दृष्टि जी जी आ रही है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है, देखो। जी सर आ रही है। आ रही है 5वीं दृष्टि, और मंगल की? मंगल की गुरु जी 8वीं मंगल की 8वीं आ रही है। 8वीं तो मंगल ने 8वीं दृष्टि रखी, उसका तो सबकी दृष्टियां आ गई ना उन पे। हाँ जी सर। हाँ, यही तो देखना है आपको। अब चतुर्थ भाव को कौन सा ग्रह देख रहे हैं?
सर बुध मंगल और सूर्य देख रहे हैं। बुध मंगल और सूर्य देखना है चतुर्थ भाव को। जी। बहुत बढ़िया। और कोई बताए? रुचि जी आप बताएं। सर ये बुध मंगल सूर्य ही दिख रहा है 7वीं दृष्टि से। चतुर्थ भाव की। अच्छा ओके। लग्न को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? गुरुजी मंगल देख रहे हैं अपनी 4थी दृष्टि से। और राहु केवल देख मंगल। रहे हैं 9वीं दृष्टि। राहु भी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। राहु की दृष्टि गुरु की दृष्टि जैसी होती है। जो 5वीं 9वीं दृष्टि गुरु को दी है वो राहु को भी दी है। ठीक है। जी सर। जी गुरुजी। कुंडली में मंगल अस्त है, क्यों? मंगल अस्त क्यों क्योंकि है? सर मंगल 10 डिग्री पे है, सूर्य 19 डिग्री पे है, दोनों के बीच की दूरी 9 डिग्री की है, इसलिए मंगल अस्त अवस्था में है। हाँ, क्योंकि दोनों के अंदर 12 डिग्री के अंतर है, 12 डिग्री से कम का अंतर है। अस्त ग्रह, बकरी ग्रह, आपको ये सब पहचानना पड़ेंगे, तत्व पहचानना पड़ेंगे। अब आपके सामने बात आएगी इस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है। योग कारक की परिभाषा मालूम है? योग कारक शुक्र है। योग कारक की परिभाषा मालूम है? जी। क्या है? अगर कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो तो वो योग कारक कहलाता है। किसी केंद्र लग्न। त्रिकोण दोनों का संयुक्त स्वामी हो तो योग कारक कहलाता है। और आप बोल रहे हैं शुक्र है। रुचि जी आप बताइए। अनीता जी, आरती, क्या शुक्र केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी है? आपको ये तो मालूम है ना केंद्र त्रिकोण कौन से हैं? जी गुरुजी 1 4 7 10 और 1 5 9। हाँ, तो क्या शुक्र इन दोनों का स्वामी बन रहा है केंद्र और त्रिकोण का? नहीं सर। क्यों? पंचम भाव केंद्र है कि त्रिकोण है? गुरुजी बन रहे हैं 2 7। बन रहा है ना। पंचम भाव क्या है, त्रिकोण है कि केंद्र है, ये बताइए। त्रिकोण है त्रिकोण। गुरुजी। और उसमें शुक्र की राशि वृषभ है। जी सर। और ऐसे ही ये दशम भाव दशम केंद्र है। जी तुला राशि। तुला राशि है, तो शुक्र योग कारक हो रहा है। अनिता जी हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी सर हो रहा है, जी हो रहा है सर। हाँ, तो आपको ऐसे देखना है कि केंद्र और त्रिकोण में, यानी उसकी एक राशि केंद्र में बैठी हो, दूसरी राशि त्रिकोण में बैठी हो, उन दोनों राशियों का जो स्वामी है वो एक ही ग्रह होगा और वो योग कारक होगा, जैसे कि इस कुंडली में शुक्र है। यशराज आपका जवाब जी ये सर, शुक्र योग कारक प्लैनेट होंगे सर। है। ठीक है। जी। अब इस कुंडली में मारक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा मार्केश बनेंगे सर। चंद्रमा मारक बन रहा है, तो शनि क्यों नहीं है? सर लग्नेश है ना, लग्नेश को मार्केश नहीं मानते अपन। हाँ, अगर आपसे पहले स्तर पे पूछा जाए कि तो आप लिखेंगे चंद्र शनि दोनों, और फिर जब आपके दूसरे स्तर पे पूछा जाए कि क्या शनि मारक है पूर्ण रूप से, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि लग्नेश को मारक का दोष नहीं होता। नहीं होता। लग्नेश को अष्टम, और ऐसे लग्नेश को अष्टम का दोष भी नहीं होता है। नहीं होता तो जी। यहाँ पर चंद्रमा मारक हो जाता है। तो क्या चंद्रमा को मारक का दोष होता है? सर सूर्य चंद्रमा को कहते हैं कि मार्केश का दोष नहीं लगता। हाँ, सूर्य और चंद्रमा मारक नहीं होते, या कौन को मारक का दोष नहीं लगता। नोट कर लिया करो ये छोटी छोटी लाइन, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन आंसर है ना वो उनका बेस यही है।
बहुत छोटी छोटी लाइन आएगी, एक लाइन आएगी, आपको उसमें ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। अगर आपको पहले से वो एक एक लाइन क्लियर है तो आप यस नो लगा देंगे, या 4 ऑप्शन आते तो आप उसमें से ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो दिक्कत हो रही है। तो आप नोट कर लिए कि सूर्य और चंद्रमा को मारक का दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। अब आत्मा कभी मरती नहीं है और मन का भी क्या मरना होगा सर। और सर माता पिता कभी कभी थोड़ी बच्चों का बुरा चाहेंगे, तो उस सेंस में भी। राइट। रुचि जी का आंसर बिल्कुल ठीक है कि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, और माता पिता कभी भी अपने देह का, अपने बच्चों का अहित नहीं करेंगे, उन्हें सुधारने के लिए दंडित कर सकते हैं। तो अगर सूर्य चंद्रमा को मारकत्व लगेगा तो वो मारक का फल किस तरीके से देंगे? वो स्वयं दंडित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी जीवन काल में। नहीं, किसके माध्यम से दंड देंगे? किसके माध्यम से देंगे ये तो नहीं पता। अच्छा, जब आप बचपन में बहुत उधम करते थे, गुरु के। हाँ, तो आपकी मम्मी या पापा जाके कहते थे टीचर से कि सर बहुत शैतानी करता है, आप भी देख लेना। जी। कभी भी माता पिता स्वयं नहीं मारते, उसके लिए या तो ट्यूशन का टीचर लगा देते हैं या स्कूल के टीचर के पास गुरुकुल में भेजते हैं कि गुरुजी सुधारेंगे तुम्हारी, तो खबर गुरुजी लेंगे। और देखो सर आने वाले हैं, हम तुम्हारी सर से कह देंगे, मैडम आने वाली है, मैडम से कह देंगे हम। और बच्चा कहेगा मम्मी मम्मी मैडम से मत कहना। ऐसा होता है कि नहीं रुचि जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि वो गुरु के माध्यम से उसको दंडित कराते हैं। तो क्या गुरु मारक होता है? नहीं सर, गुरु मारक कैसे होंगे? हम गुरु भी मारक नहीं होंगे और सूर्य भी मारक नहीं होंगे, चंद्रमा मारक नहीं होगा, तो मारक होगा कौन? सबसे ज्यादा मार्कअप तो शनि के पास है। शनि के पास। जब कोई मारता नहीं है तो शनि आगे आ जाता है। पर गुरुजी शनि तो लग्न में बैठे हैं। नहीं, वो एक अलग बात हो गई। हम मारकत्व पे बात कर रहे हैं कि क्या सूर्य मारक होगा, बोले नहीं होगा क्योंकि पिता है। चंद्रमा मारक होगा, बोले नहीं होगा। तो क्या फिर वो किसके द्वारा? क्योंकि उनको मारकत्व का देख, अब चंद्रमा को इसमें मारक लग गया कि चंद्रमा मारक है, तो चंद्रमा लेकिन स्वयं तो फल दे नहीं सकता, तो वो किसके माध्यम से देगा, कैसे देगा? तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिस्पोजिटर के माध्यम से। तो डिस्पोजिटर क्या होता है? सर जैसे चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर मंगल हो जाएगा। हाँ, ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उसका स्वामी उसका डिस्पोजिटर होता है। लिख लीजिए, ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उसका स्वामी उसका डिस्पोजिटर होता है। तो चंद्रमा को जो भी मारकत्व देना होगा वो मंगल के माध्यम से देगा। अब मंगल कौन है? मंगल सेनापति। सेनापति है, पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, गार्ड है। यानी कि उसके लिए कोई पहरा बिठा देगा, कोई उसको ऐसा उसको भय दिखाएगा। तो सुनो बहुत उद्यम करोगे हम पुलिस से कह देंगे, तुमको थाने में बंद कर देंगे, तुमको जेल में बंद कर देंगे। मतलब उसको इस प्रकार का भय दिखाएगा। कई कई बच्चों से कहते भी है, कई बार ऐसा भी कह देते हैं, तुमको जेल में बंद कर देंगे। एक्सीडेंट, चोट चपेट एक्सीडेंट्स। हाँ, अगर आप उसको दूसरे रूप में देखें, अननोन, बिल्कुल हम समझ लें कि यहाँ ना माता है ना पिता है ना कोई है, हम तो ग्रह की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात कि कोई एक्सीडेंट के द्वारा घटना, कोई ऐसी घटना जो मंगल के क्षेत्र में आती है उसके माध्यम से, गिरने से, कोई धारदार हथियार से, यानी कि उसमें कहीं मंगल का रोल आ जाएगा। बृहस्पति मारक होते हैं, और बृहस्पति जो मारक होते हैं वो सुधारक के रूप में मारक होते हैं। और बृहस्पति की चोट बहुत ज्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि बृहस्पति की चोट में खून नहीं आता। क्या नहीं आता? खून नहीं आता।
अच्छा, अब तो खैर आजकल ऐसी चोट बृहस्पति नहीं देते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मैडम ने या सर ने बचपन में उनकी उंगली में पेंसिल फंसा करके दबा दिया हो हाथ? कोई है? कोई कबूल लो भाई। नहीं गुरुजी, नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, आपने ऐसा देखा तो है? हाँ जी देखा है। हाँ, देखा है ना। तो अब वो क्यों उंगली पे पेंसिल फंसा करके मैडम दर्द देती है, सर देते हैं? कि इसको खून भी ना निकले, इसका कोई शारीरिक नुकसान वैसा भी नहीं हो और ये दंडित भी हो जाए। यानी इसको कष्ट तो हो, और वो जो हड्डी जो जितनी देर दबाई जाती है ना वो पेंसिल, बाद में काफी देर तक दर्द करती है, आपको बता दूं। कोई गिर गया और उसके गुबरा पड़ गया, गुबरा सुना है ना, गुबरा? जी सर। हाँ, खून नहीं निकला, गुबरा पड़ गया, माने बृहस्पति की चोट है, और खून आ गया माने मंगल की चोट है। यानी बृहस्पति बुद्धि चोट देता है। वो जो टीचर है ना, आपने, मैं कह रहा हूं आप लोगों के समय में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा घटना नहीं घटी, वो चूटी भर लेता है। चूटी, चूटी समझते हो? आरती, चूटी समझते हो? जी सर, नोच लेना। हाँ, नोच लेना। ऐसे कस के चूटी भर लेगा तो वो बच्चा जो है बाद में उसी को पकड़ के बैठा देगा कि मैडम ये क्या कर दिया आपने, सर आपने ये क्या कर दिया। तो उसे मालूम है मैं जो करूंगा इससे इसको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये दर्द बहुत देर तक सताएगा इसको, और इसको याद रहेगी कि मैं फलाना टेबल याद करके नहीं आया, इसलिए आज मुझे ये सजा मिली। तो बृहस्पति कौन सी चोट देता है? मुदी चोट देता है। कौन सी चोट देता है? बोलो। मुदी चोट। हाँ, मुदी चोट देता है। और शनि और जो मंगल जो है वो प्रत्यक्ष चोट देता है। मंगल वाले को सब्जी काटते काटते अचानक चाकू लग गया, खून आ गया, यानी मंगल का कई प्रभाव है। कुछ काम करते करते, भैया कहो आप बटन लगाते समय सुई आपके धागे में लग गई, मतलब उंगली में लग गई, खून आ गया, यानी मंगल का वहां पर प्रभाव है। फूल तोड़ते तोड़ते कांटा लग गया, खून आ गया, मतलब कैसे भी खून आ गया, चोट लग गई, मंगल ने अपना काम कर लिया। लेकिन चोट लगी और खून नहीं आया, यानी बृहस्पति ने अपना काम किया कि उसने दंडित भी कर दिया और किसी और को महसूस ना हो, ये भी उसने काम कर दिया। शनि कैसे कष्ट देता है? शनि दोनों प्रकार के कष्ट देता है। शनि मुदे और खुले दोनों देता है। जी सर। ज्यादा ब्लड निकलेगा नहीं, यानी कि शनि वो कष्ट देगा जो दीर्घ काल तक चलेगा, लंबा चलेगा। जैसे हड्डी टूट गई, क्योंकि शनि का सूर्य से बैर है। अस्थि का कारक कौन है? सूर्य है। सूर्य है। तो सबसे पहले वो अटैक किस पे करेगा? हड्डी पे करेगा। उसको दोनों फायदे हो जाते हैं। अपने जो अपोजिशन है उससे बदला लेने का मौका मिल जाता है, और उसके माध्यम से उसको दंडित कर देता है। कहता है देखो सूर्य ने मारा, मैंने थोड़ी मारा, तुम्हारी हड्डी टूटी, हड्डी का कारक कौन है? सूर्य है, मेरी क्या गलती है? जबकि तोड़ता वही। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक बार प्लास्टर चढ़ेगा तो कितने दिन का चढ़ेगा? 2-3 महीने सर, कम से कम। हाँ, मिनिमम 45 दिन। 45 दिन होता है मिनिमम। उसके बाद फिर वो नहीं सही होता तो फिर दोबारा चेक करके दोबारा बढ़ाते हैं। ठीक है ना? किसी ने कोई अनुभव किया हो, किसी का देखा हो। तो लंबी चोट दे रहा है। लंबी चोट कौन दे रहा है? शनि। और दूसरी बात, शनि प्रत्यक्ष चोट देता है, यानी सामने दिखती है। तो हमारे जीवन के जो 2 अपराध हैं और उनके 2 न्यायाधीश, कौन से 2 अपराध? आपने पढ़ा होगा जनरल एस्ट्रोलॉजी में, संचित, आगामी और प्रारब्ध। संचित और आगामी, यही पढ़ा है ना?
जी गुरुजी। जी सर। जी गुरुजी। तो जो आपके जीवन में इसी जीवन में परिणाम मिल गए वो दे दिए शनि ने, क्योंकि उसका जज बैठा है कोर्ट में और उसने कहा कि ये अपराध हुआ है, इसके लिए आपको ये पेनल्टी दी जाती है, इतने दिन की सजा दी जाती है और आप भुगतो और फ्री हो जाओ। लेकिन बृहस्पति इस जन्म के कर्मों का फल नहीं देता, प्रारब्ध के फलों को देता है। यानी जो आपने संचित कर्म आपके जाने जन्म जन्मांतर के जो होते हैं उनके फलों को बृहस्पति देता है। अब वो कैसे देता है? बृहस्पति कैसे देता है? बृहस्पति जो भी फल आपको देगा वो आपको आपके रिलेशन के माध्यम से देगा, वो आपको आपके आर्थिक अभाव के माध्यम से देगा, क्योंकि बृहस्पति के पास कितने घर है कुंडली के अंदर? सर 5। तो 5 घर हैं। दूसरा भाव धन, कोष, कुटुंब, कुटुंब के लोग, बूढ़ा बड़ा कोई बीमार है उसकी सेवा करते रहो, दादी नानी कोई घर, क्योंकि कुटुंब दूसरा भाव है ना, दादा दादी कोई है उसके चक्कर में आप मानो बड़ा भाव सेवा में लगे या उनके कारण परेशान हो, मतलब वहां उनके संबंध में जो कई परेशानी महसूस हो रही है, उनके कारण महसूस हो रही है, दूसरे भाव के कारण महसूस हो रही है, यानी कि आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध ऋण है तो दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है और उसे आप ना किसी से कह सकते ना किसी से काट सकते, केवल उसमें धर्मो रक्षति रक्षिता ही काम करता है कि कोई पुण्य करते रहो, कोई जाप करते रहो, कोई भजन करते रहो, कोई हवन करते रहो। यानी कि घर के जो बुजुर्ग के माध्यम से कई दंडित हो रहे हैं या धन संपत्ति पैतृक विरासत के कारण वो आपको मिल नहीं रही, उसके कारण हो रहे हैं, दूसरा भाव। और फिर दूसरे भाव के बाद कौन सा भाव है बृहस्पति के पास? संतान सुत भाव। 5वां भाव, संतान के कारण दुखी होना, अच्छी संतान ना होना, अच्छी संतान होकर के ना होना, मतलब संतान संबंधी कोई भी पीड़ा महसूस हो रही है या संतान को पीड़ा होना, शादी हो गई उसके बाद बहू अच्छी नहीं आई या बेटी जो शादी होके गई थी वो डाइवोर्स हो गया, घर आ गई, कोई ऐसी घटना उसके, और उसको लेकर के पीड़ित कौन हो रहा है? वो माँ बाप जिनका वो संतान है, वो बच्चा तो पीड़ित हो ही रहा है, वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है, उसको शनि का देह प्रारब्ध मिल रहा है, लेकिन उसके वजह से जो आप आधे दैविक आधे भौतिक आध्यात्मिक कष्ट में चले गए वो बृहस्पति का कष्ट है। तो 5वें भाव से भी वो दे सकता है, बुद्धि को पीड़ित कर सकता है, बुद्धि का न चलना, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि का है, विशेष करके संतान के माध्यम से देगा, मैंने कहा रिलेशन से देता है। ठीक है, अब कौन सा भाव आएगा? 7th सर हाउस, नवम भाव। 7वां। 7वां भाव। 7वां भाव हमारे दाम्पत्य, दुखी दाम्पत्य देना, और 9वां भाव भाग्य धर्म। भाग्य और पिता के माध्यम से पिता को कष्ट होना, पिता के कारण कष्ट होना, क्योंकि 9वां भाव पिता है, धर्म रूप में वहां पिता का भाव वही है। और भाग्य का सहयोग नहीं होना, और आखिरी भाव है 11वां, ऑल डिजायर, बड़े भाई जितने भी आपके एल्डर हैं सब, इनके माध्यम से कोई कष्ट होना, यानी कि जो आपके प्रारब्ध के कष्ट हैं, जो जिनको आप सोच नहीं सकते कि मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों है, मैं इसके चक्कर में बंधा क्यों हूं, बंध जाते हैं। जब आप रिलेशन के कष्ट से दुखी होते हैं तो आप बंध जाते हैं, आप सारे कष्टों के लिए आप मुक्त होकर के काम कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर आपका कोई रिलेटिव जो जिसको आप जान से चाहते हैं वो अगर पीड़ित हो तो क्या आप अपने
जो भी आपके दैनिक दिनचर्या भौतिक भोग विलास हैं उनको सहज रूप से कर पाएंगे? नहीं होगा सर। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन बार बार उधर की तरफ जाएगा। अरे भाई वो पीड़ित है, पहले उनको दवा देना है, पहले उसको ये करना है, पहले उसको वो करना है। तो आपके जीवन का जो शुक्र है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति बली हो गया ना। इस कुंडली में ये हो रहा है क्या? इस कुंडली में बृहस्पति नीच हो गए, बृहस्पति शनि के साथ हो गए है, और बृहस्पति कौन से भाव के स्वामी हो गए? तीसरे और 12वें। जी थर्ड और ट्वेल्थ। थर्ड और ट्वेल्थ। तो इस कुंडली में बृहस्पति क्या हो गए? योग कारक, अकारक या कारक, मारक? अकारक होंगे सर। अकारक हो गए। जब ग्रह अकारक हो जाए तो और ज्यादा कष्ट दे देता है, यानी कि यहाँ बृहस्पति अकारक हो गया। इस समय बृहस्पति नीच राशि में चल रहे हैं और संग में शनि महाराज उनके साथ बैठे हैं। बृहस्पति जीवन देने वाला ग्रह है, लेकिन नीच का है, पीड़ित हो रहा है। और शनि बीमारी, कीट पतंग, डेंगू। तो पूरे देश में डेंगू हो रहा है कि नहीं हो रहा? शनि गुरु की युति जब तक रहेगी तब तक ये मामला सुलटेगा नहीं। गुरु जब आगे निकल जाएंगे तब क्या अगली व्यवस्था बनाएंगे जी, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2/12 के संबंध में भी शनि गुरु जो है अच्छा फल नहीं देते। शनि गुरु का षडाष्टक बन जाए, शनि गुरु का 2/12 का संबंध बन जाए, शनि गुरु एक साथ हो जाए तो त्राही त्राही मचाते ही रहते हैं। बताओ क्यों? गुरुजी दोनों न्यायाधीश है ना? दोनों न्यायाधीश हैं। और दूसरी बात, शनि गुरु जो है वो शुभता का प्रतीक है। गुरु जो है शुभता का प्रतीक है, लेकिन शनि काल है, तो शुभ काल में शनि की बाधा आएगी। शुभ काल में शनि की बाधा आएगी। आप पिछले 1.5 साल से उठाकर देखो, शनि गुरु या तो संग चल रहे हैं या 2/12 चल रहे हैं, और 1.5 साल में शादियां कैसे हुई हैं लोग ही जानते हैं। बहुत ही कोई हिम्मत वाले हैं जिन्होंने 2-5 आदमी बुला लिए। तो इसका मतलब यह है कि शनि गुरु जब तक 2/12 में संबंध बनाते रहेंगे, आपस में संबंध बनाते रहेंगे, कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित जो फल है वो कमजोर पड़ेगा। बृहस्पति का फल क्या है? धर्म है, शुभ काम है, टीचिंग है। आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में टीचिंग भी डाउन हुई, धर्म भी डाउन हुआ और शुभ काम भी डाउन हो गया। हुआ कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, चलिए बहुत सी चीजें हैं आपके सामने। कुंडली कैसे भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। योग कारक, कारक, अकारक आप लिख के रखो। योग कारक ढूंढना है हर कुंडली में। योग कारक कौन है? कम से कम 10 कुंडलियों में योग कारक ढूंढिए। अकारक ढूंढिए। अकारक कौन होते हैं? 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 11-12 के स्वामी, संयुक्त स्वामी। 10 नहीं आएगा, 11-12 के संयुक्त स्वामी। योग कारक केंद्र कोण के संयुक्त स्वामी। अकारक कारक, मारक दूसरे और 7वें का स्वामी, और बाधक इस कुंडली में बाधक कौन सी लग रहा है? चर है कि इस तरह के दुष्भाव है? सर मंगल बाधक होंगे। चर लग्न की कुंडली है तो एकादश भाव का मालिक बाधक होगा। हाँ, रुचि जी क्या सूत्र है बाधक का? गुरुजी चर राशि में 11वें भाव के स्वामी
ये स्थिर राशि में 9वें और द्विस्वभाव में 7वें भाव के स्वामी बाधक। सब लोग नोट कर लो और आपको बताना है। तो इस कुंडली में मंगल बाधक है, तो मैंने क्या क्या बताया? कारक, अकारक, मारक, बाधक, 4 चीजें मैंने बताई अभी आपको। जी सर। और क्या बताऊं? सर एक चीज थी, लिख रहा था मैं कि आपने हाँ। जैसा कहा चंद्रमा और सूर्य को मारक का दोष हाँ। नहीं होता, अगर ये मारक बनेंगे तो अपने डिस्पोजिटर के माध्यम से मारक का प्रभाव देंगे, और डिस्पोजिटर नहीं तो गुरु के माध्यम से मारक का प्रभाव देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जी, ओके। बिल्कुल ठीक। तो गुरुजी मुझे भी यही था कि इस कुंडली में ना चंद्रमा तो नहीं तो वो केतु के प्रभाव से देंगे। मंगल, मंगल की डिस्पोजिटर तो मंगल है ना, मंगल की राशि में बैठेगा। मारक, गुरुजी मारक की बात करी थी, मारक की बात करी थी कि इस कुंडली में मारक दूसरे और 7वें भाव के स्वामी, तो वो शनि रहेंगे ना, और चंद्रमा केतु के सहायता से देंगे। आप में जो बात आपसे बोली गई है, इसमें जो मारक है वो चंद्रमा भी है, शनि भी है, ठीक है। शनि को जी। भी लगने होने से शनि का दोष कम हो गया, और चूंकि शनि अपनी ही राशि में बैठे तो डिस्पोजिटर भी वही हो गए, इसलिए वहां पर शनि, तो वैसे शनि मारकों में सबसे आगे शनि को ही रखा गया है। जब कोई नहीं देगा तो शनि खुद आ जाएगा, फिर वो चाहे लगनेश हो। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को हम सबसे पहले योग मारक मान रहे हैं, तो चंद्रमा जिसके साथ बैठा है उसके द्वारा नहीं कराएगा। चंद्रमा जिसकी राशि में बैठा है, डिस्पोजिटर उसे कहते हैं जिसकी राशि में ग्रह बैठा है। जैसे इस कुंडली में शुक्र धनु राशि में बैठे हैं, तो शुक्र का डिस्पोजिटर कौन हुआ? गुरु। गुरु हुआ। हाँ, गुरु हुआ। तो जिसकी राशि में ग्रह बैठा होता है वो डिस्पोजिटर होता है, तो उसके माध्यम से फल देंगे। तो यहाँ पर मंगल उसका डिस्पोजिटर है चंद्रमा का, इसलिए मंगल के माध्यम से फल देंगे। केतु का कोई रोल नहीं है। हाँ, केतु को मंगल ले सकता है, केतु को मंगल अपने साथ ले सकता है, क्योंकि कहा गया है केतु कुजवत और शनि, बताइए, केतु कुजवत और शनि, हाँ राहु शनिवत, ओके, राहु शनिवत, केतु केजुवत है ना। केतु को मंगल के समान फल कहा गया है और राहु का फल शनि के समान कहा है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ कुंडलियां आपको शेयर कर दूंगा उस पर, और मैं प्रश्न लिखूंगा, तो आप उनमें से जितने जो प्रश्न बने थे वो प्रश्न आप निकाल करके उनके आंसर सब लोग देंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहां विराम करते हैं, क्योंकि आने वाली क्लास जो पेपर है वो आपका लगभग आधार उन सबका यही रहेगा, बल्कि मैं पिछले पेपर भी आपको दूंगा अभी। और सभी लोग मेरे ख्याल से इस पर है कि नहीं, टेलीग्राम पर? सर मुझे टेलीग्राम की लिंक भेज दीजिए, मैंने मांगी थी पर मुझे मिली नहीं। भेज देंगे। सभी लोग टेलीग्राम पर हो जाएंगे, तो हम टेलीग्राम पर क्विज बोर्ड चलाएंगे, जिसपे आपके सामने तुरंत क्वेश्चन आंसर आएंगे और आप दबाते जाएं और आंसर मिलता जाएगा। एक क्विज बोर्ड हमारा होता है, वो हम चला सकते हैं उस पर और टेलीग्राम पे। तो मैं लिंक भेज दूंगा, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा। तो जो जैसे मैंने आपसे 100 क्वेश्चन पूछे थे और आपने आंसर लिख के भेज भी दिए, वो चीज आपकी तुरंत वेरीफाई होगी, और उसमें एक टाइम लिमिट भी देंगे हम कि आपको इसका आंसर 1 मिनट में देना है, आधे मिनट में देना है, 15 सेकंड में देना है, 10 सेकंड में देना है। तो 10 सेकंड में कितने लोग उस आंसर को सही करते हैं, इस प्रकार से बहुत अच्छी वो हमारी एक आधा घंटे की, 15 मिनट की, 10 मिनट की हम कुछ कभी कभी कर सकते हैं। उससे भी हम अपने आप को डेवलप कर लेंगे, क्योंकि अब 1 महीना हमारे पास है, जिससे कि हम इस बात के लिए अपने आप को रेडी कर लें कि जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे और हमें मात्र 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होंगे, तो उन 50 क्वेश्चनों को 1 घंटे में बिना घबराए, बिना कोई किसी प्रकार का वर्णन लोड लिए, हम आसानी से धैर्य रखते हुए कर पाए। तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा महीना है, अभी से अभ्यास करेंगे, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति। सर कितना यशराज जी